सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइवा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये है टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं ताकि आप इन्हें इजीली पढ़ सकें, याद कर सकें और वाइवा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। अगर आपको कोई भी यहाँ से आंसर्स वगैरह लिखने हैं तो आप स्क्रीन जो है इस वीडियो में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो जब भी आपका वाइवा होता है तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोर सॉल्ट है तो उसमें भी आपसे पूछ लिया जाएगा भाई किस तरीके का है, डबल सॉल्ट है या फिर कैसे है, डबल सॉल्ट क्या होता है, फिर वो उस चीज़ के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक ही चीज़ से आपके पास में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर है फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड का अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है, ये क्या है डॉट 2H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि डॉट 2H2O ये क्या है, किस लिए, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये। और फॉर्मूला जो मोर सॉल्ट के लिए हो जाएगा ये आपको याद होना चाहिए। ये एक डबल सॉल्ट होता है जिसका नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब डॉट 6H2O है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी हेक्साहाइड्रेट फॉर्म है। इसके बाद में देखिए अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? ये है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस डीलिंग विद द वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन। अब जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो आपको पता है आप क्या देखते हो, वॉल्यूम देखते हो और उनका मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये है टाइट्रेशन। क्या है टाइट्रेशन? इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस यूज टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बाय रिएक्टिंग विद इट अ सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। अब टाइट्रेशन के अंदर आप क्या करते हैं, ये आपका मेथड है टाइट्रेशन करने का। किसके लिए? क्वांटिटेटिव के लिए। ठीक है, एक तो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो टाइट्रेशन किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। ये केमिकल एनालिसिस होता है, इसमें आप आइडेंटिफाई क्या करते हो। अब आप पूरा जो प्रोसीजर है अगर आप उसको याद करोगे तो आपको जो है ध्यान में आएगा कि आप क्या फाइंड आउट करते हो। भाई कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आप किसी सोल्यूशन की फाइंड आउट करते हो। कैसे? इसको आप रिएक्ट करवाते हो किसी नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन के साथ में। सपोज कर लीजिए कि KMnO4 और ऑक्सैलिक की हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो KMnO4 और ऑक्सैलिक की अगर हम टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं तो इस टाइट्रेशन के अंदर आपका ऑक्सैलिक जो है ये आपका क्या होता है, नोन होता है। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं KMnO4 की। तो यही बात की जा रही है कि टाइट्रेशन के अंदर आप नोन वाले से अननोन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मेजरिंग द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन, और जितना वॉल्यूम आपका पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा है उसको आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक अपना थंबनेल लगाया है वीडियो का, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके बताया है कि टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म की जाती हैं। तो आप मेरी दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद मोर सॉल्ट एंड टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। बहुत हेल्पफुल हैं वो वीडियोस, अगर आप उन्हें एक बार देख लोगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जैसा कि नाम है, RED कहाँ से आया भाई? रिडक्शन रिएक्शन से। OX कहाँ से आया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये रिएक्शन हो जाती है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो रिएक्शन आपकी हो रही है तो उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। जो आपकी ये टाइट्रेशन है ये किस टाइप की है? रिडॉक्स रिएक्शन ही है। ठीक है, अब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आपकी यही सेम चीज़ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन जो है ना, ये रिएक्शंस जो हैं ये आपकी एक साथ होती है। मतलब एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, ये चीज़ आपकी एक साथ होती है, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। और इस टाइट्रेशन के अंदर आपके पास में होता है एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन और एक आपके पास में होता है रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे OA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट का सोल्यूशन कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई KMnO4 का ही होता है।
KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन है। भाई KMnO4 में देखो ना O4 है, चार चार ऑक्सीजन है, यही आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, मोर सॉल्ट। तो ऑक्सैलिक और मोर सॉल्ट हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग, और KMnO4 हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आप बता सकते हो कि केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप अपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डालते हैं, अगर हम टाइट्रेशन की बात करते हैं तो, जहाँ पर जैसे ही एंड पॉइंट आता है तो वो अपना एक कलर चेंज दे देता है। भाई जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, अगर उसी पॉइंट पर अगर वो कलर चेंज देता है तो आप तुरंत उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि यहीं पर मेरी टाइट्रेशन जो है ये ख़त्म हो गई है, यहीं पर रुक जाना है और वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि वो आपको कलर चेंज करके एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने का इंडिकेटर है। विच इंडिकेटर इज यूज इन द पर मैग्नेट टाइट्रेशन। अब मैंने जो अपनी वीडियोस में कई बार बताया हुआ है कि KMnO4 की टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो KMnO4 है ना वो सेल्फ इंडिकेटर है, यानी कि जैसे ही रिएक्शन का एंड पॉइंट आता है वो खुद ब खुद अपना कलर शो कर देता है। अब KMnO4 का कलर आपको पता है पर्पल होता है, ठीक है, जब उसका सोल्यूशन आप लेते हो तो एकदम डार्क पर्पल कलर का होता है वो। तो जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा तो भाई वो अपना क्या पिंक कलर या फिर पर्पल कलर शो कर देगा सोल्यूशन के अंदर, वहां से आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा एंड पॉइंट नियर है और आ गया है। अब नेक्स्ट है, इन KMnO4 टाइट्रेशंस व्हाट इज द एंड पॉइंट। KMnO4 की अगर टाइट्रेशन की बात करते हैं तो एंड पॉइंट क्या आता है, जब आप सोल्यूशन लेते हो, आपका जो ये कॉनिकल फ्लास्क होता है इस तरीके से, इसके अंदर जो आप सोल्यूशन लेते हो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर आप टाइट्रेशन में इसमें डालते जाते हो ड्रॉप्स इसके अंदर डालते जाते हो, तो लास्ट में जाके इसका कलर कैसा हो जाता है, पेल पिंक, पेल पिंक कलर दिखता है। क्योंकि हमें जो बिल्कुल हल्का पिंक कलर होता है ना, हमें वो ऑब्जर्व करना होता है, वो आपका एंड पॉइंट है, ना कि जो KMnO4 का डार्क डार्क कलर है आपको वो लेके आना है, ठीक है। तो एकदम मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट लाइट पिंक कलर, मतलब आपका क्या है कि वो रंग जो है ना आपका रहना चाहिए उस सोल्यूशन के अंदर, लाइट पिंक कलर आपका परसिस्ट करना चाहिए, दैट इज द एंड पॉइंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन होती है। अ सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन। नोन का मतलब क्या है कि आपको पता है कि भाई वो कितनी नॉर्मेलिटी का है, मोलारिटी का है, इस तरीके से बात की जाती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन की। ऑक्सैलिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं, मोर सॉल्ट का हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना इन दोनों को, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होता है आपका, क्या स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। क्यों भाई, क्योंकि आपको उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पता है। आप प्रिपेयर कर रहे हो M/10 ऑक्सैलिक एसिड या M/50 मोर सॉल्ट का, तो पता चल रहा है ना आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो नोन हो गई, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं भाई इंडिकेटर आपने देखो कौन सा यूज करा है, KMnO4 वाली टाइट्रेशन में तो कुछ भी नहीं है, तो कोई और इंडिकेटर का नाम आप बता सकते हो। तो फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, स्टार्च इंडिकेटर होता है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स के नाम हैं जो कि आपको एकदम टिप्स पर पता होने चाहिए। विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन बिटवीन। अब देखिए वही चीज़ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका इसको ऑक्सीडाइज करेगा। और ये जो फेरस सल्फेट आप लेते हो, ये मोर सॉल्ट को कह रहा है वैसे, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। वाई डज KMnO4 एक्ट इटसेल्फ एज एन इंडिकेटर। ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि KMnO4 जो ना सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो हम इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों है वो सेल्फ इंडिकेटर, देखो मैंने जब भी टाइट्रेशन की है, आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो रटा हुआ होगा टिप्स पे एकदम। अब देखिए जब टाइट्रेशन मैंने परफॉर्म की थी तो उसमें क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, एक टेस्ट ट्यूब डाल रहे थे उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, जो KMnO4 है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऑक्सैलिक एसिड या KMnO4 जो भी है, और रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऑक्सैलिक एसिड और मोर सॉल्ट, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड और मोर सॉल्ट जो भी है उनके साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अगर ऑक्सैलिक के साथ में टाइट्रेशन है तो उसके साथ में करेगा, और मोर सॉल्ट के साथ में कर रहे हो तो उसके साथ में रिएक्ट करेगा। तो जब दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को क्या करता रहेगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा, है ना। भाई KMnO4 का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया होगा साथ में, ऑक्सैलिक एसिड मान लेते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता रहेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। जब सारा का सारा आपका ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, तो वहां पर जो आपका एक्सेस में आप KMnO4 आप डालोगे ब्यूरेट से, अब वो फर्दर आपका किसी भी ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। समझे आप इस चीज़ को, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड तो भाई सारा उसने ऑक्सीडाइज कर लिया ना, आपने एक लिमिटेड अमाउंट ही तो लिया था अपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और ऊपर से आप KMnO4 डाले जा रहे हो, तो एक लिमिट होगी जहाँ पर वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो चुका होगा। उसके बाद में जैसे ही आप एक ड्रॉप KMnO4 का डालोगे, आपको पिंक पिंक कलर सोल्यूशन का मिल जाएगा। तो इसीलिए KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट कर सकता है। इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड? प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से सोल्यूशन होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड आपके वही सोल्यूशन है जिन्हें आप डायरेक्टली एक नोन अमाउंट लेकर एक निर्धारित वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट के डिसॉल्व कर लो और उसको बना लो सोल्यूशन को, वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका वही स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो आप प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड हम बनाते हैं, मोर सॉल्ट बनाते हैं, ये क्या आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड है। भाई मेरे को पता है कि 3.90 ग्राम वे करना है, तो हम 3.90 ग्राम्स ले लेते हैं। तो 3.90 ग्राम अगर आप वे कर रहे हो ना, तो एग्जैक्ट इसका इतना ही वॉल्यूम आएगा, वे आएगा, और इसको एक आप डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर लेकर और सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे होते हैं आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड। डायरेक्टली लिया, ठीक है, एक वे लिया उसका और डिसॉल्व कर लिया, बन गया सोल्यूशन। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंदर आप ऐसे डायरेक्टली वे करके एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन नहीं बना सकते हो, जैसे कि NaOH का होता है। अब ये ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते इनका सोल्यूशन? इनकी बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे NaOH है भाई, हाइग्रोस्कोपिक है, जैसे ही आप इसको एयर के उसमें लेके आओगे ना कांटेक्ट में, ये आपको दिखने लग जाएगा कि भाई हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब कि आपका एक तरीके से आपको लगेगा पिघल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं ना, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ऐसे ही सब्सटेंसेस के लिए हम क्या कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड? दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय वेइंग इट्स डेफिनेट अमाउंट। तो ये आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जितने भी आपके ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में। अब नेक्स्ट है, वाई शुडेंट वी रिंस द टाइट्रेशन फ्लास्क? अब जो टाइट्रेशन फ्लास्क होता है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क की बात कर रहा है ये, इसको हम रिंस क्यों नहीं कर सकते भाई? अब अगर देखो, आपको ना क्या करना है, टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपको पिपेट आउट करके डालना है सोल्यूशन, राइट? तो यहाँ पर अगर आप इसको पहले ही रिंस कर दोगे, तो जो आप पिपेट से डालने वाले हो सोल्यूशन और जो उसके अंदर पहले से होगा, दोनों मिलके आपका वॉल्यूम बढ़ा नहीं देंगे। तो इसलिए हम इसको वॉश नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीजन लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग रिंसिंग करते हुए कुछ लिक्विड जो है वो आपका रिमेन रह जाएगा स्टिकिंग टू द टाइट्रेशन फ्लास्क, देयरफॉर द पिपेटेड वॉल्यूम टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क विल इंक्रीज। सो जो वॉल्यूम आपने उसके अंदर रिंसिंग में यूज कर लिया, भाई कुछ तो अंदर आपका लगा हुआ रह जाएगा टाइट्रेशन फ्लास्क में, जो लगा हुआ रह जाएगा वो आपका वॉल्यूम बढ़ा देगा। हमें ऐसा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए कि 10 ml पिपेट आउट किया तो 10 ml ही रहे, ये चीज़ चाहिए हमें। इसीलिए हम जो है टाइट्रेशन फ्लास्क की रिंसिंग नहीं करते। इसी का मैंने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि ब्यूरेट और पिपेट को हमेशा रिंस क्यों करते हो सोल्यूशन से जिससे हमें फिल करना है, क्यों करते हैं भाई? देखो, अगर आप पहले वाटर से आप जो है ब्यूरेट है, पिपेट है, अगर आप वाटर से इसको वॉश कर रहे हो तो वाटर फिर स्टिक कर जाएगा उनकी साइड्स में, है ना। अगर वाटर स्टिक कर जाएगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आने के चांसेस हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिस सोल्यूशन से मुझे उस ब्यूरेट या पिपेट को फिल करना है, ठीक है, उसी सोल्यूशन को लेकर एक बार उसकी रिंसिंग कर ली जाती है। सो यही वहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, द ब्यूरेट एंड पिपेट आर रिंस्ड विद अ सोल्यूशन। इनको रिंस किया जाता है उस सोल्यूशन से विद विच दे आर फिल्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एनी वाटर स्टिकिंग टू देयर साइड्स। तो कोई भी अगर पानी वगैरह रह गया है उनकी साइड्स में लगा हुआ, तो उसे हटाने के लिए हम उसी सोल्यूशन से रिंस कर देते हैं जिससे भरना है, ठीक है। विच अदरवाइज वुड डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, वरना वो क्या करेगा भाई, डाइल्यूट हो जाएगा ना थोड़ा बहुत। अगर आप 2-4 ड्रॉप उसमें ऐसे डाल दो
और पूरी ब्यूरिट के अंदर तो देखो कितना वाटर रिमेन रह जाएगा इस तरीके से, पूरी साइड्स में अगर आप देखो एक तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज हो सकती है। तो थोड़ा बहुत आपकी रीडिंग्स में फिर फर्क आएगा, इसीलिए हम रिंसिंग कर लेते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू रीड लोअर मेनिस्कस हम रीड करते हैं देखिए कलरलेस में और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में, जबकि अगर कलर्ड सोल्यूशन है तो हमेशा अपर मेनिस्कस देखते हैं। भाई जो अपर मेनिस्कस होता है वो कलर्स में इजीली विजिबल होता है, इसीलिए हम क्या देखते हैं अपर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस आपका क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोअर मेनिस्कस नहीं देखते कलर्ड के अंदर, ये रीज़न है। वाई द लास्ट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन मस्ट नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ अ पिपेट। पिपेट जो है ना वो आपकी इतनी कैलिब्रेटेड होती है कि जो लास्ट ड्रॉप आपकी वो बच रखी होती है, जो आपको दिख रही होती है कि भाई इसमें रह गया सोल्यूशन, वो इतनी कैलिब्रेटेड होती है कि वो उसके बिना ही जो आपकी पिपेट है ना वो ऑलरेडी उतना वॉल्यूम आपका ट्रांसफर कर चुकी होती है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जितना आपको चाहिए। तो इसीलिए जो ड्रॉप्स आपकी उसके एंड में रह गई हैं वो एक्स्ट्रा ड्रॉप होती है जितना आपने मेजर किया है उससे, इसीलिए हम नहीं डालते हैं उसको और ब्लो आउट नहीं करते हैं उसको, ठीक है। वाई इज मोर सॉल्ट प्रेफर्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ओवर फेरस सल्फेट। अब मोर सॉल्ट को आप प्रेफर क्यों करते हो, फेरस सल्फेट ले लो, लेकिन फेरस सल्फेट आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में। जो फेरस है उसमें क्या है, Fe2+ में है, Fe+2 में है, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में, तो फेरस से चले जाएगा किस में, फेरिक में। इसीलिए हम जो है मोर सॉल्ट लेते हैं जो आपका स्टेबल है और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता एयर में, तो आप मोर सॉल्ट के साथ में इसलिए टाइट्रेशन करते हो। वाई आर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड वाइल प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब जो टाइट्रेशन की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें प्रोसीजर में आपने देख लिया होगा ये सब कैसे कैसे किया था। तो हमने क्यों डाला था, क्योंकि हमें हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करना था फेरस सल्फेट के, बस इसीलिए हम ऐड करते हैं, और बाकी टाइट्रेशन में तो ऐड करते ही हैं। वाई शुड यू हीट द ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। अब जब मैंने KMnO4 ऑक्सैलिक की टाइट्रेशन आपको बताई थी तो उसमें हम हीटिंग कर रहे थे, ठीक है, प्रोसेस आपने देखा था किस तरीके से हो रहा था। इन कोल्ड रिएक्शन जो है ये स्लो होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है Mn2+ जो फॉर्म होता है ना वो धीरे धीरे बनते हैं। अब जब धीरे धीरे बनेंगे तो आपकी रिएक्शन जो है वो धीरे होगी। सो ऑक्सैलिक एसिड को हम क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं ताकि जो Mn2+ है वो फटाफट से बनता रहे। अब वो जब बनता रहता है तो रिएक्शन ना आपकी ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने बताई है कि हम हीटिंग करते हैं ताकि आपकी रिएक्शन जो है ये फास्ट हो जाए। सो विच मिनरल एसिड इज मोर सुटेबल फॉर कैरिंग आउट KMnO4 टाइट्रेशन। अब यहाँ पर हम पूरी टाइट्रेशन में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। भाई नाइट्रिक भी तो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो है, लेकिन इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। नाइट्रिक एसिड तो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें वो नहीं चाहिए, वो तो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। जबकि KMnO4 भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रिक एसिड आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लोगे इसके अंदर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका रिएक्ट कर जाएगा किससे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे ना, रिएक्शन में यहाँ पे ऐड नहीं करिए, अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो ये आपका रिएक्शन देने पर क्लोरीन गैस निकाल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मोस्ट सुटेबल रहता है सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही। यहाँ पर है कि आप क्या मोर सॉल्ट को भी सोल्यूशन को हीट करोगे KMnO4 के साथ में टाइट्रेट करते हुए, नहीं। ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है, लेकिन मोर सॉल्ट की रिएक्शन तो फास्ट होती है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हीट करने की, डायरेक्ट कर लो टाइट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कैसे निकाल सकते हैं, जो भी उनका मॉलिक्यूलर मास है, जो भी उनका मॉलिक्यूलर मास है उसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे, जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो रहे हैं, ठीक है, उससे। यहाँ पर देखिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए व्हाट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर KMnO4। एसिडिक मीडियम में देखो मैं बता चुकी हूँ ये आपकी रिएक्शन होती है जिसमें आपका क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ जाता है, ठीक है। MnO4 नेगेटिव में, यहाँ पर ये जो MnO4 नेगेटिव है इसके अंदर आपका क्या है +7 में है, तो +7 से किस में आ गया, +2 में आ गया, तो हुआ ना 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना आता है 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ जाता है, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इतने का चेंज आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिड मीडियम।
अब ये यूज आएगा ऊपर वाली इक्वेशन का। अब देखो मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे। ये रहा ना फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये क्या है, मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है KMnO4 का 158 होता है ग्राम्स पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देख रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड किया है ना 5 से डिवाइड, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 31.61 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास के लिए यहाँ पर देखिए यूनिट्स भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ये। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है डिवाइड कर दो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है तो 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब KMnO4 सोल्यूशन का कलर मैंने आपको बता ही दिया है, पर्पल होता है। अब ये कलर क्यों होता है, ये कलर होता है आपका चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर उसके पास में, तो लिगेंड टू मेटल आपका चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए आपका इतना इंटेंस कलर आता है ये पर्पल कलर। तो मैंगनीज आपको पता ही है ना डी ब्लॉक के अंदर आता है वैसे ही, तो वहीं से आपकी ये कलर वाली केमिस्ट्री है। द कलर ऑफ KMnO4 इज इंटेंस पर्पल ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर जो ये वर्ड है ना ये याद रखना है आपको। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैंने आपको बता ही दिया +7 है KMnO4 का, KMnO4 के अंदर मैंगनीज का। अब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये जो सारी आप चीज़ें यूज़ करते हो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए विद फॉर्मूला। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसी को आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी में सिर्फ कितना हो जाएगा, वहाँ पर आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये चीज़ सेम रहेगी, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम है, नीचे आ जाएगा आपका डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब देखिए नॉर्मेलिटी भी एक चीज़ होती है, वैसे फॉर्मेलिटी भी होता है, तो नॉर्मेलिटी भी देखिए काफ़ी यूज में आ जाता है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को ही कहते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलना है आपको नॉर्मेलिटी के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। बस जैसे वहाँ पर आपका क्या यूज हो रहा था, यहाँ पर आपका यूज हो रहा है मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। तो जहाँ पर आपका नॉर्मेलिटी आ जाता है ना वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वाली चीज़ याद रखनी है कि ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर मैंने फॉर्मूले वाली चीज़ में नहीं लिखा है, फॉर्मूले वाला चीज़ आपका यही हो जाएगा कि आपका जो ये भी ग्राम इक्विवेलेंट्स है ये ऊपर आएंगे, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आपका नीचे आएगा। सेम ही चीज़ आपकी मोलैलिटी के लिए हो जाएगी, मोल्स आपके ऊपर आएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट kg नीचे आएगा, और मोलैरिटी जो है इसमें भी आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, और डिवाइड में आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में जो है ये फॉर्मूला लिखा है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए ऊपर लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, मतलब क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, और डिवाइड मैंने कर दिया इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, दोनों चीज़ों को जरा रिलेट करके बता देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या आ गया मास आ गया, तो वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। तो अगर इक्विवेलेंट मास से अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास में क्या आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। मानते हो उस चीज़ को, ठीक है, और उसको अगर आप डिवाइड कर लेते हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब ये वाली चीज़ तो हो गई ना नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। तो यही तो लिखा है यहाँ पे। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए सही एकदम, तो आपका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में। तो अगर आपको यहाँ पर ये वेट पता है और इक्विवेलेंट मास पता है तो ये दोनों चीज़ें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको आप जरूर से याद रख सकते हैं।
नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड विद इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद मोलर मास। इनको आप ना ऐसे डिवाइड वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसे करके। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। अगर वैलेंसी वाली चीज़ आती है, बस डिपेंड करता है ना, देखो क्या चीज़ है। अगर वैलेंसी वहाँ पर यूज़ हो पा रही है तो मोलैरिटी में अगर आप वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी के इक्वल है। अगर वहाँ पर यूज़ हो पा रहे हैं क्या नंबर ऑफ H+ और OH नेगेटिव आइंस, तो हम उनको पुट कर देंगे और मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करने पर वो भी नॉर्मेलिटी के इक्वल है। तो एक फॉर्मूला नहीं होता, काफ़ी सारे फॉर्मूलेस होते हैं। तो ये मैंने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।